कशाचा आवाज? एनी क्वेश्चंस? अभी कुछ नहीं, ठीक है। अभी कुछ नहीं, स्वतंत्रता के बारे में तो नहीं। हाँ ठीक है फिर, यानी समझ में तो आता है। तो अपना विषय क्या चल रहा है अभी? अपना विषय, हाँ, ध्येय, ध्यान का जो विषय है उसका है पना, उसकी स्वतंत्रता या अब उसका वो किस प्रकार से बना हुआ है। अब जितने जो भी पदार्थ होते हैं वो मूल में किस, अब ये तो जीव आदि के बाद में आए, यानी वो एक पदार्थ है, लेकिन वो मूल में क्या है? ये वस्तु है, ये मूल में इसका कुछ अपना स्वरूप, उसका लक्षण क्या? तो जो जो वस्तु है, पदार्थ कहते हैं, वस्तु, ऑब्जेक्ट, तो उसमें तीन चीजें देखनी पड़ती हैं कि वह एक द्रव्य होता है, उसमें गुण होते हैं और पर्याय। ये तीन चीजें पढ़ा है आपने, सुना होगा। द्रव्य, गुण और पर्याय, इस प्रकार से। तो जो जो पदार्थ होता है, जो जो वस्तु, जो भी जितने भी अपने इंद्रियों से जानने में आ रही हो, या विश्व में जितने, यानी देखे जाए तो 6 पदार्थ हैं, तो वो जो पदार्थ है, यानी ग्रुप वाइज 6 हैं, वैसे अनंत है। तो जितने पदार्थ हैं वे सारे द्रव्य, गुण और पर्याय से बने हुए हैं। जैसे कहा था ना कि पानी H2O से बना है, ऐसे हर एक पदार्थ वो किस प्रकार से उसकी रचना है। तो हमने 3 सूत्र देखे थे, उसमें से तीसरा सूत्र, पहला सूत्र तो सद्रव्य लक्षणम का लिया था, दूसरा हमने उत्पाद वे द्रव्युक्तम सत का देखा था, उसके लिए उदाहरण लिया। अब द्रव्य गुण पर्ययवत द्रव्यम, ऐकू येते का काका? ऐकायला येते का? बरोबर। हाँ, गुण पर्याय, हाँ, गुण पर्ययवत द्रव्यम, इस प्रकार से वो तीसरा सूत्र हमने देखा था। तो अब प्रश्न बनता है, यानी जब शुरुआत करते हैं इसकी, यानी धर्म की, तो एक जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जैसे क्या बोलते हैं उसको, डिक्शनरी टाइप, यानी जो वर्ड्स हार्ड होते हैं, समझ में नहीं आते हैं, तो उन वर्ड्स की एक डिक्शनरी बनाई गई है जिसमें 600 से 600-650 डेफिनेशंस दिए गए हैं एक समझने की दृष्टि से। तो उसमें पहला प्रश्न लिया है कि विश्व किसे कहते हैं। तो उसका स्वरूप, यानी विश्व यानी जहाँ हम रह रहे हैं, या ये पूरा जो है, तो किसे कहा? तो पदार्थ के समूह को विश्व कहते हैं, पदार्थ है इस विश्व। और वह विश्व कैसा है? तो 3 विशेषण उसके देखे थे, अनादि, अनंत और स्वयं। विश्व में क्या है? पदार्थ है। और वे पदार्थ कैसे, वो विश्व कैसा है? तो अनादि से है, अनंत काल तक है और
स्वयंभू है ना। इसको किसी ने क्रिएट किया नहीं है। ये कब से है, अगर शुरुआत पूछो तो शुरुआत नहीं है, और एंड पूछो तो एंड भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये विश्व है। तो उस विश्व में जो पदार्थ या द्रव्य है, तो उस पदार्थ या द्रव्य का स्वरूप क्या है, ऐसा पहला प्रश्न। क्योंकि जब कोई भी पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायात्मक कहा जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम उसी में है, क्योंकि हम द्रव्य गुण पर्याय को समझते नहीं हैं, और इस कारण से उस पदार्थ संबंधी हमारी जो भ्रांति है वो बनी रहती है। इसलिए बेस में वह वस्तु माने एक द्रव्य। अब द्रव्य किसे कहते हैं, ये प्रश्न आएगा। द्रव्य का गुण पर्याय का, गुण पर्याय व द्रव्यम का सूत्र वो चल रहा है। तो द्रव्य किसे कहते हैं, तो गुणों के समूह को, गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर वाटर कहते हैं ना। ऐसे इस पदार्थ में, ये पदार्थ एक विशिष्ट द्रव्य है। सम टाइप ऑफ द्रव्य म्हणजे ऑब्जेक्ट म्हणा, द्रव्य शब्द पदार्थ, और कभी यानी ये एकार्थवाची नाम है। कभी उसको द्रव्य कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, वस्तु कहेंगे, है ना। इस प्रकार से अलग अलग नामों से आता है। अर्थ कहते हैं, तो अलग अलग नामों से वस्तुओं को कहा जाता है। तो उसमें जो द्रव्य है, पदार्थ माने द्रव्य, तो द्रव्य किसे कहेंगे, तो गुण और पर्यायों का जो समूह है उसका नाम है द्रव्य। ये है एक द्रव्य, ये पदार्थ है, तो ये पदार्थ माने एक द्रव्य है ना। ये भी एक पदार्थ है, वस्तु है, तो ये भी एक द्रव्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर पदार्थ माने द्रव्य है तो इसका अर्थ हुआ इसमें गुण और पर्याय का समूह है। ये पदार्थ है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये द्रव्य है, और ये जो द्रव्य है वह गुण और पर्यायों का समूह है। ये भी एक पदार्थ है तो ये भी द्रव्य है, और ये द्रव्य है माने गुण और पर्यायों का समूह है। फिर ये भी एक वस्तु, शरीर, बॉडी भी एक पदार्थ है, तो वो भी एक द्रव्य है। तो वो द्रव्य भी गुण और पर्यायों का समूह है। उसी प्रकार फिर आगे जाकर जीव, वह भी एक पदार्थ है। पदार्थ है तो वह भी एक द्रव्य है। अगर वह द्रव्य है तो वह भी गुण और पर्यायों का समूह है। अब ये तो ठीक हुआ है, ये द्रव्य की परिभाषा में आ गया कि गुण और पर्याय। अब हमको जो ये डेफिनेशन बताई गई उसमें अब गुण और पर्याय शब्द कहे गए। अब मुझे गुण भी पता नहीं क्या है, पर्याय भी क्या है पता नहीं, तो अगला प्रश्न फिर उसमें वो ये उठाया गया कि जिस गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहा गया है तो वो गुण किसे कहते हैं। तो गुण का स्वरूप क्या कहा, जो पद द्रव्य के सर्व भाग में और सर्व अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। इस प्रकार के गुण, इस प्रकार से गुण का डेफिनेशन दिया है ना। फिर दृष्टांत लेकर देखेंगे हम उसको। तो एक पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो गुण किसे कहा, जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में, यानी समझो एक द्रव्य ये माना है पुस्तक, तो इसके संपूर्ण भाग में जो फैल कर रहता है तो इसका नाम है ना, वो गुण होता है। और वह इस वस्तु की जो भी अवस्थाएं बदलती जाएंगी है ना, उन सभी अवस्थाओं में वो रहेगा, तब उसका नाम होता है गुण। उसी को गुण कहेंगे। तो गुण की व्याख्या क्या हुई, जो द्रव्य के सर्व भाग में
यानी जितना उसका एरिया है, जिसमें जितनी एरिया में वो फैल कर रहता है उतनी ही एरिया में वो गुण भी फैल कर रहेगा। और वो जो गुण होता है वह उसकी सभी अवस्थाओं में रहेगा, यानी जो भी चेंजेस होंगे उस द्रव्य की, बदल तो होता रहेगा लेकिन गुण नहीं बदलेंगे, गुण हमेशा रहेंगे। और फिर तीसरा आया था शब्द कौन सा? पर्याय। तो पर्याय का लक्षण क्या किया? गुणों का जो विकार है, द्रव्य और गुण का जो विकार, विकार का अर्थ है विकार माने वो कषाय या राग द्वेष ऐसे नहीं लेना है। विकार माने परिणाम, कार्य उसका, है ना, तो उसको कहते हैं पर्याय। तो द्रव्य और गुण दोनों की पर्याय होती है। द्रव्य की भी अवस्था, अवस्था कहेंगे उसको, है ना, जैसे अभी उदाहरण से स्पष्ट कीजिए आप फिर, यानी द्रव्य गुण, द्रव्य माने एक सुवर्ण लेकर आप बताएंगे। जैसे शक्कर, शक्कर एक पदार्थ है, द्रव्य। हाँ, शक्कर है एक पदार्थ, द्रव्य है, और उसमें गुण टच, टेस्ट, स्मेल, कलर, चारों चीजें गुण उसमें। अब जो उसका टच है तो वो टच कैसा है? ड्राई है और हार्ड है, तो ये उसकी पर्याय है। ड्राईनेस, हार्डनेस, ये उसकी पर्याय है। टच गुण हुआ और ये उसकी पर्याय है टच की। जैसे 8 टच की 8 पर्याय बताई हुई है। जैसे हल्का, भारी, मीठा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, यानी जो जिसको हम टच करके फील करते हैं। तो शक्कर में शक्कर द्रव्य हुआ और उसमें ये 4 चीज हुई, टच, टेस्ट, स्मेल और कलर, और ये उसकी पर्याय है। तो अब दूसरा है टेस्ट। तो टेस्ट में कैसी है? वो मीठी है, तो उसमें जो मिठास है ये उसकी पर्याय है। टेस्ट उसका गुण हुआ, शक्कर द्रव्य हुई और मिठास उसकी पर्याय हुई। स्मेल कुछ है, सुन के देखना है कुछ क्या पूछ रही है? शक्कर में कुछ है स्मेल। हाँ, तो ऐसे डायरेक्ट स्मेल भी नहीं, जैसे वाटर, वाटर है तो उसका कुछ कलर है, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, तो वो कलर नहीं है ना। एंड कलर में समथिंग ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन, येलो, इस प्रकार से कलर कहें। तो वाटर है तो वो एक मैटर है, तो मैटर है तो उसमें कलर, यह एक धर्म रहता है। जितने भी जो भी मैटर्स, मैटर ही कहेंगे ना पुद्गल को, तो जितने मैटर है वो भले अपने को कभी कभी किस मैटर में, किसी मैटर में किसी विशिष्ट गुण की व्यक्त यानी प्रकट पर्याय दिखती हैं, किसी की प्रकट अपने को प्रतीति में नहीं आएगी। लेकिन इफ इट इज मैटर, इट हैज, उसमें जो गुण होंगे ही, मैटर माने द्रव्य, तो उसमें गुण होंगे ही, यह नियम रहा। गुण है तो गुण जहाँ रहेंगे तो पर्याय नियम से होंगे ही। ऐसा कभी नहीं होता कि गुण होता है और उसकी पर्याय ना हो, ये कभी नहीं, किसी काल में ऐसा नहीं, किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं होगा कि, यानी हम उसको अभी महसूस नहीं करेंगे, समझो, समझ में, लेकिन उसका अपना काम, गुणों का काम चलता रहता है, उसका परिणमन होता रहता है। इसलिए तो कह रहे हैं कि गुण पर्यायों का पिंड द्रव्य होता है। गुणों के समूह और गुण जो होते हैं, गुणों का और द्रव्य का परिणमन हर समय, प्रति समय उनका परिणमन होता ही रहता है। तो इट विल नेवर हैपन लाइक दिस दैट देयर इज, वो गुण है
और उसकी कोई अवस्था ना हो. देर विल बी इट विल बी इन कुठल्या किसी ना किसी वो रूप में वो परिणमन होता ही रहेगा. वो हमें जैसे अभी जो जीव की अपेक्षा देखो तो जो मोक्ष चले गए, अब अपने को तो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर वे है पूरे प्योर सोल्स हैं. तो प्योर सोल्स में भी वहाँ उत्पाद, व्यय, द्रव्य, गुण, पर्याय, ये सब उसमें रहते हैं. जब वस्तु है तो किसी भी फॉर्म में हो, शुद्ध फॉर्म में हो, अशुद्ध फॉर्म में हो, किसी भी अवस्था में हो, उसमें वो अपने अपने पद्धति से परिणमन जो है वो शुद्ध अशुद्ध रहेगा, लेकिन गुण हमेशा शुद्ध रहेंगे, है ना. गुणों का स्वरूप. अब गुण की दृष्टि से गुण और द्रव्य हमेशा, वो हम चार्ट से देखते हैं बाद में, तो पूरा यहाँ फिर चार्ट है ही, आप इसमें से ले सकते हो. तो जो समझा रहे हैं ना चक्कर का, तो क्रम से यहाँ स्पर्श आदि गुणों का इसमें आ रहा है, कोई नहीं है उसमें है, लेकिन मैं निकाल लेता हूँ, ये आप ले लो, उसमें उनके पास है क्रम से स्पर्श आदि गुण है. तो आप वो देखते जाना, यानी आपको गुण ये नीचे वाला, तो गुण क्या है वो समझा रहे हैं ना. टच, टेस्ट, इसके जो गुण होते हैं, परिणमन होता है, गुण और परिणमन, उसका थोड़ा सा दो दृष्टियों से वर्णन कर रहे हैं, इटर्नल पॉइंट और चेंजेबल पॉइंट. तो वहाँ देखते ये लेफ्ट साइड से देखते हैं. तो यहाँ पे एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो स्पर्श गुण है. टच, स्पर्श माने टच, वह गुण है, ये वस्तु. अब वो एक पदार्थ है, कौन सा, मैटर. और मैटर में 4 गुण मुख्य बता रहे थे, क्योंकि वो शुगर का दृष्टांत, क्योंकि अपने को अभी वो मैटर पर मुझे नहीं जाना है, मुझे तो बताना है कि पदार्थ जो भी हो उसकी रचना कैसे होती है. रचना हम देख रहे हैं, यानी वो बना कैसे है, एंड उसको समझने के लिए उदाहरण रूप से देख रहे हैं, क्योंकि उदाहरण लिए बिना वो गुण पर्याय समझ में नहीं आएंगे. इसलिए उन्होंने उदाहरण लिया था शुगर का, या दूसरा कोई भी ले सकते हैं जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण व्यक्त हो, ऐसा है ना. हाँ, वो कल हमने वो चार्ट भी देखा था ना, है वहाँ आम का चार्ट, तो आम के चार्ट से ही देख लो, फिर वापस देखना है तो. आम का चार्ट कहाँ गया? इंग्लिश में द्रव्य मीन्स सब्सटेंस. सब्सटेंस. ओके. एंड गुण मीन्स क्वालिटी. क्वालिटी. एंड गुण, the quality which remain means constant. हाँ, always in all the state. It's guna. Parya means it changes with the time or surrounding factors, whatever it is. Okay. That is parya. हाँ. आया सो. कहना है ना, इंग्लिश है ना ती. हाँ, इंग्लिश वो देखते हैं. तुम्हारा आम पे आपको पता है, आप बताते जाओ. आम का और इसमें भी है, उसमें भी है. ये तो 3 शब्द समझ में आए ना, द्रव्य, गुण और पर्याय. तो द्रव्य माने वो जो बताया, These are basics, हाँ. If they are clear, then वो ध्येय क्लियर होगा. मैं वो उस पर टाइम क्यों ले रहा हूँ कि वो क्लियर हो जाएगा, तो फिर मैं उस जिस जीव का मुझे ध्यान करना है या करना है आपको या समझना है उसको, तो वो अच्छी तरह से पकड़ में आएगा. इफ़ दिस इज़ नॉट क्लियर, आपको मिल जाएगा जीव सब जगह, किधर भी जाएंगे जीव मिल जाएगा, लेकिन वो जीव है क्या चीज़, कैसी है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको. इसके लिए ये क्लियर कर रहा हूँ, ये ज़्यादा स्पष्ट होना जरूरी है. और उसी से वस्तु की स्वतंत्रता सिद्ध होती है, उसी से वस्तु की अनादि अनंतता सिद्ध होती है, और उसी से उसकी रियलिटी भी सिद्ध होती है. इट इज़ नॉट इमेजिनरी, इट इज़ रियल. ये भी सिद्ध होता है उसी के द्वारा. इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लेकर फिर वो आगे उसको फिर ध्यान के लिए किस प्रकार से कौन सा विषय लेना है, ये सारी चीज़ें एक 1 by 1 आती जाएंगी.
इसलिए वो पहले ये दो बस इतना थोड़ा सा टाइम लेकर ये अच्छी तरह से पकड़ लो। अगर ना समझे तो पूछो, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए आपको कि दिस इज ये ऐसा है, और वो आपको पकड़ में आना चाहिए कि हाँ ये ऐसा है करके। तो आप उस पर विचार करके पकड़ो, ऐसा हम आज अभी पकड़ो ऐसा नहीं, लेकिन आज जो समझा रहे हैं उसको तो यानी समझने का प्रयत्न करके फिर आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो बाद में पूछ लेना आप, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है, ये मुझे कहना है बाकी कुछ, क्योंकि ये 3 सूत्र इंपॉर्टेंट है। सद्रव्य लक्षणम गुणपरेय द्रव्यम उत्पादवय द्रव्यक्तम सत, उसमें तो आपको उत्पादवय द्रव्य का तो स्वरूप समझ में आ गया है ना। और द्रव्य का लक्षण जो सत किया है, अभी जो द्रव्य का लक्षण गुण पर्यायों का समूह का, तो कभी सत भी कहते हैं द्रव्य का लक्षण है ना। अब वो द्रव्य जो है वो गुण और पर्यायों का समूह है, इसलिए वो बता रहे कि वो द्रव्य गुण और पर्याय शब्द जरा नए हो सकते हैं, लेकिन बार बार सुनेंगे तो और उसकी डेफिनेशन तो और उदाहरणों से आप समझ पाएंगे। मैं आपको यहाँ मैटर नहीं समझाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मुझे बस उस द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु आपको पकड़ में, यानी उसकी रचना वो बनी कैसे है, वो तैयार कैसे हुई है, कोई भी पदार्थ है वो तैयार कैसे, क्योंकि हमें ये यहाँ पे शक्कर नमक और ये आम नहीं सीखना है, हमें जानना है और वो किसी ने बनाए हैं, समझो है ना, फैक्ट्री में शक्कर बना है या इस प्रकार से। तो आपको एक स्थूल एग्जाम्पल लेकर उसके माध्यम से द्रव्य गुण पर्याय, वो भी पदार्थ है तो उसमें भी द्रव्य गुण पर्याय से रचना, और द्रव्य गुण पर्याय की रचना कोई करता नहीं है, वो अपने आप होते हैं उसमें, इसलिए वो समझ रहे हैं, जिससे कि मेरी इंडिपेंडेंसी मुझे समझ में आए। नहीं तो ये समझ में नहीं आए तो मेरी रचना किसी के द्वारा हुई है, जैसे नया बच्चा पैदा हुआ तो ऐसा लगता है कि माँ और पिता ने उसको पैदा किया है, वो सारी रचना वो माँ पिताजी की मानी जाती है। या जो कोई फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसके कारण मानते हैं, लेकिन ये भले ही उसकी अवस्थाएं में निमित्त बने, ये एक जैसे वो पॉटर सपोर्टर्स होंगे, लेकिन वो मूल में उसको नहीं बना रहे हैं, वह उसकी अवस्था बदलने में निमित्त हो रहे हैं। जैसे वो टीचर प्रोफेसर का बताया था, वो निमित्त बन रहे हैं लेकिन वो बना नहीं रहे हैं, वो अपने कारण से है, इसलिए कहा स्वयंभू, यानी स्वयं अपने कारण से, वो किसी ने बनाया नहीं है। इट शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि आज जितने भी चलते हैं चर्चा है वो एक किसी को गॉड मानकर, ऑल माइटी मानकर, और सब वो जैसे वो खेल देखा है ना अपने कठपुतलियों का, डोरे से चलते हैं, तो ऐसे सब हम उसके इशारों पर चल रहे हो, इस प्रकार से ही सारी चर्चाएं चलती है प्रायः सभी मतवादियों में। किसी एक भगवान को ऑलमाइटी समझ मानकर फिर उसके द्वारा ये सब, मेरे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन उसका वो प्रयोजन भी कल बताया था, उन्होंने वैसे कल्पना करके क्यों किया, क्योंकि मुझ में से वो कर्तृत्व भाव निकालना था, मैं करता हूँ, यानी मैं पेशेंट को ठीक करूँगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं बिल्डिंग बनाऊँगा, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ये जो कर्तृत्व भाव अपने बनता है उसके कारण जो सारे कषाय और विकार बनते हैं, तो वो निकालने के लिए उन्होंने एक कल्पना करके वो ऑलमाइटी को बना दिया है। अब वो होता, अब हम एक ऑमनीसाइंट गॉड भी होते हैं, लेकिन गॉड का अपना स्वरूप है, वो भी क्लियर करेंगे, लेकिन वो गॉड ऐसा नहीं है कि ही इज नॉट ए क्रिएटर और ए डिस्ट्रॉयर। और तीसरा क्या है, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर और कीपिंग, वो यानी रखने वाला, रक्षा करने वाला, ऐसा वो क्रिएटर नहीं, डिस्ट्रॉयर नहीं और रक्षा करने वाला नहीं है। वो है, वो अपना काम कर रहे हैं अपने में रहकर, तभी वो गॉड है। वो अगर किसी का काम करने लगेंगे तो ही इज नॉट ए गॉड, ऐसा है। इसलिए ये वस्तु जो है वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक समझते हैं तो उससे ये समझ में आएगा कि ये स्वतंत्र है, क्योंकि अगर ये किसी ने बनाई तो स्वतंत्र नहीं रहेगी, लेकिन वे अगर द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से उसको समझते हैं तो इट हैज नॉट बीन क्रिएटेड और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इस प्रकार से उस वस्तु का स्वतंत्र स्वरूप समझ में आएगा, इसलिए ये द्रव्य गुण पर्याय व्यवस्थित समझना
जरूरी है। और उसको समझने के लिए वो शक्कर का दृष्टांत लिया कि जिसमें वो एक मैटर है, तो उसमें ये 4 गुण समझना था ना। एक मैटर माने द्रव्य या सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस है तो उसमें गुण है, माने वो उन्होंने क्वालिटी कहा या कैरेक्टरिस्टिक्स उसको कह सकते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पिंड है। ऐसे अनंत एक एक वस्तु में अनंत गुण होते हैं, अनंत इन्फिनिट गुण एंड कैरेक्टरिस्टिक वाली हर एक वस्तु होती है, और वो अपने आप है, किसी ने बनाई नहीं। और इसलिए उसको समझ रहे कि ये द्रव्य जो ये पदार्थ है वो रचना, इसकी रचना है ना, ये पुस्तक बनाई गई होगी, लेकिन ये पुस्तक का जो मूल मटेरियल है वो किसी ने नहीं बनाया है, वो है। तो वो क्या है, जो है वो क्या है? क्योंकि उसके संबंध में अज्ञान रहेगा तो फिर हम अपनी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए द्रव्य गुण पर यह आप बोल रहे थे, वो बताओ वापिस। 3 द्रव्य माने सब्सटेंस, गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, और पर्याय, पर्याय जो चेंजेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बाहर की एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होकर चेंज होती है। ये व्यवहार से कहा कि बाहर के कारणों से चेंजेस होते हैं। एक व्यवहार है, निमित्त है, यानी बाहर के एनवायरनमेंट से हो या जो भी, लेकिन मूल में उसमें परिणमन करने का स्वभाव। अगर उस आम का दृष्टांत दिया था कि आम पेड़ पे लगा हुआ है तब भी वो पक रहा है और राइप हो जाता है, और यदि हम उसको तोड़ के उसको केमिकल में डाल देते हैं तब भी वो राइप है। तो केमिकल में डाला इसलिए हुआ कि उसमें जो चेंज हुआ, हरे से पीला हो गया। नहीं, क्योंकि वो पेड़ पे भी राइप हुई, पेड़ पे भी राइप हो रहे हैं, मैंने वो जो उसमें हरे से जो पीला हुआ है वो खुद से हुआ है, बाहर से ये सपोर्ट किया हुआ है, चाहे फिर वो केमिकल हो या फिर जो भी है एनवायरनमेंट हो। ठीक है ना। तो ये द्रव्य, गुण और पर्याय। तो यहाँ पे समझाने के लिए उन्होंने आम का दृष्टांत लिया। हम लेते हैं द्रव्य, तो आम हुआ द्रव्य, और आम में जो गुण है वो टच, वो दिया है 4 वाले, यहाँ पे लिखे हुए ना, टच, टेस्ट, स्मेल और कलर। ये 4 जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन सब में ये चारों गुण होंगे। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है सब में ये चारों गुण होंगे। और उसके ये सिर्फ 4 है ऐसे नहीं, अनंत है, लेकिन ये 4 ये समझने के लिए और ये जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, पहले ग्रीन था, फिर येलो हुआ, फिर वो Black. काला हो गया, ब्लैक हो गया। तो ये सारे जो चेंजेस हुए ये उसकी पर्याय। तो द्रव्य हुआ, गुण हुआ और उसकी पर्याय। तो जब वो आम तो एक द्रव्य है, जब वो ग्रीन है तो उसका टेस्ट क्या है? हाँ, और येलो है जब उसका टेस्ट क्या है? तो टेस्ट तो है ना, तो टेस्ट नॉन चेंजेबल है, वो हर उसमें रहने वाला है, लेकिन कांस्टेंट है। और जो चेंजेबल चीज है, जो पर्याय है, माने जैसे खट्टे से वो मीठा हो गया, ग्रीन से येलो हो गया, येलो से ब्लैक हो गया, तो पर्याय चेंज हो रही हैं और उसके जो गुण है, क्वालिटी है, वो एज इट इज है और द्रव्य एज इट इज है। तो ये द्रव्य, गुण और पर्याय। तो ये हमने आम पे लगाया। एक अगर जैसे अभी शक्कर का कहा, तो शक्कर में भी पानी डाल देते हैं ना, क्या चाशनी को क्या बोलेंगे? हाँ, चाशनी। हाँ हाँ, हिंदी आता है, ठीक है, चलिए। तो उसमें चाशनी में देखो तो टच है, टेस्ट है, स्मेल, कलर, चारों चीजें, तो ये कांस्टेंट है। और सिर्फ उसका क्या, वो लिक्विड हो गया, अभी सॉलिड फॉर्म में था, अब लिक्विड हो गया, पर वो चारों के चारों गुण हैं वो एज इट इज है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब उसी चाशनी को हम मोल्ड में डाल देते हैं, डालते हैं ना, मोल्ड में भी बना, तो जैसे सिलिकॉन मोल्ड में डाल दिया उसी चाशनी को, तो वो शेप्स में आ गई, अलग अलग शेप्स में। तो वो शेप में टच है, टेस्ट, स्मेल,
कलर, सब है। तो वो उसकी फॉर्म चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो जो उसके क्वालिटी है वो एज इट इज बनी। तो गुण नॉन चेंजेबल है, वो किसी भी फॉर्म में रहे वो उसमें रहेगा। ये तो द्रव्य, गुण और पर्याय। गोल्ड का उदाहरण लेकर बताओ। एक उससे पूछ लेना किसी चीज का। ये पाठशाला के टीचर है, पाठशाला वहाँ बच्चों की लेते हैं वहाँ, तो इसलिए उनका वो अच्छा, वो बोल रहे हैं कि आपसे ही एक पूछते हैं उदाहरण की जिससे आपको समझ में आए, एक पकड़ में। एग्जांपल तुम जैसे कोई भी खाने की चीज है उसको कोई भी एक गोल्ड आदि जो भी एक पदार्थ लेकर उसमें द्रव्य गुण पर्याय आप बताइए, ऐसा बोल रहे हो। तो कोई भी फ्रूट ही ले लो। कुछ भी ले ले। नहीं, तो जैसे तुम साइंस पढ़ रहे हो ना, तो साइंस से केमिकल रिएक्शन भी करते हैं ना, तो उसमें चेंजेस होते जाते हैं और उसकी वो बेसिक्स वो उसमें। चलते हैं, एप्पल करते हैं। ठीक है। चलो चलो इजी जो भी है बस समझने के लिए। एप्पल में है ना, जैसे अपन ने मैंगो को बोला, एप्पल में भी टच है, टेस्ट है, स्मेल है, कलर है, वो उसके गुण। फिर जैसे वो रेड है, अभी तो ग्रीन है। चलो ग्रीन है, अभी कच्चा है, कच्चा। ग्रीन है, ग्रीन है। फिर है ना वो राइप होएगा तो वो रेड होएगा, तो वो पर्याय है। और फिर रेड हुआ खराब हो गया तो काला भी हो सकता है, वो पर्याय है। फिर है ना जैसे स्मेल है, तो वो भी उसमें है। हाँ वो भी है, वो उसका गुण है। लेकिन पहले जब वो ग्रीन होता है और अनराइप होता है तभी उसमें कोई स्मेल नहीं आती। एक सामान्य कोई तो एक स्मेल जो अपने को पकड़ में नहीं है, हाँ, समझो। जो अपन को पकड़ में नहीं आती। लेकिन है स्मेल, स्मेल ना हो ऐसा, क्योंकि स्मेल की दो अवस्थाएं होती है मुख्यतः, सुगंध या दुर्गंध, दोनों समझ में। तो इसमें दिया हुआ है ना, जब राइप है वो येलो है तो हाँ परफ्यूम और अन- अनराइप है तो बस इतना ही समझ। और उसमें बैड बैड स्मेल, गुड स्मेल, बैड स्मेल, बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दो ही अवस्थाएं। यानी ये जो टच की अवस्थाएं अभी बता रहे थे ना, वो 8 है, पर्याय है। 8 प्रकार का टच होता है, 5 प्रकार का कलर होता है, 5 प्रकार का टेस्ट होता है, और जो स्मेल होता है वो 2 प्रकार का। ऐसे उसकी ये पर्याय इस प्रकार से। तो स्मेल की 2 पर्याय होंगी, गुड स्मेल, बैड स्मेल। तो जिस किसी अवस्था में होगा वो अपने हिसाब से चलेगा, क्योंकि एक ही सेंट होता है, वो किसी को गुड लगता है, किसी को वो बैड लगेगा, क्योंकि वो उसकी चॉइस से है। लेकिन वो है उसमें स्मेल है, तो एक सामान्य रूप से हम कहेंगे कि बैड स्मेल से ये अच्छा गुड स्मेल है, भले वो अपना अपना अलग अलग जैसा हो, लेकिन वो गुड स्मेल। और जहाँ कुछ यानी क्या बोलेंगे, गंदगी जो रहती हुए डस्टबिन्स, उसमें से जो स्मेल आएगा तो वो बैड स्मेल कहलाएगा। तो इस प्रकार से कोई ना कोई स्मेल की, ये जो बताया जाता है ना अभी टच की 8 अवस्थाएं, तो 8 अवस्थाएं एट ए टाइम नहीं होती हैं टच की, एंड उसमें से 2 ही व्यक्त होंगी टच की। टेस्ट की जो 5 है तो उसमें से 5 युगपत नहीं होंगी किसी एक वस्तु में, उसमें से किसी एक काल में एक ही टेस्ट होगी। एक ही काल में 5 टेस्ट नहीं, पर्याय एक ही काल में सब नहीं होंगी, यानी विशिष्ट एक पर्याय, क्योंकि वो क्रम से होती है एक द्रव्य में, है ना। और फिर वो जो स्मेल है वो 2 में से एक कोई ना कोई एक होगा। और जो कलर है 5, तो 5 कलर में से कोई एक कलर वहाँ होगा। 5 युगपत नहीं होते, 2 स्मेल युगपत नहीं होंगे, 5 टेस्ट युगपत नहीं होंगे, 8 टच युगपत नहीं होते हैं, वे क्रम से ही होंगे किसी भी ऐसे मैटर में जिसमें ये टच टेस्ट स्मेल, ये तो विशेष रूप से द्रव्य गुण और पर्याय की अपेक्षा से वो स्वरूप कहा। ठीक है। तो इस प्रकार से हर एक वस्तु, यानी फिर उसको वो जो उत्पाद वे द्रव्य में भी हमने वही देखा था कि उसमें भी उत्पाद वे जो पर्याय होती हैं, उन पर्यायों का स्वरूप क्या है, तो उत्पन्न होना और नष्ट होना, ये पर्यायों का स्वरूप है। दे आर चेंजिंग, यानी दे आर
दे आर बीइंग क्रिएटेड एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। जो भी पर्याय उत्पन्न होगी, जैसे हमने देखा ग्रीन तैयार हुआ, फिर रेड हुआ या येलो हुआ, तो ये उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है। जो भी उत्पन्न होगा वो नष्ट होगा। जैसे मैंने जन्म लिया है तो वहाँ मरण भी अनिवार्य अवश्य ही है। तो इस प्रकार जिस जिस वस्तु का उत्पाद होता है उसका व्यय भी होता है। तो ये जो उत्पाद और व्यय है ये पर्याय के धर्म है, पर्याय का स्वभाव है। यानी जिस किसी द्रव्य की पर्याय होगी, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सभी सब्सटेंस जितने हैं उन सब की क्या कह रहे थे, नहीं पर्याय यानी वो चेंजेस होते रहेंगे। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, प्योर थिंग, इम्प्योर थिंग्स, है ना। जिस किसी भी वस्तु की ये अवस्थाएं सभी कालों में होती रहती है। ऐसा नहीं कि अभी मैं संसार में हूँ इसलिए मुझ में चेंजेस हो रहे हैं और जब मोक्ष जाएंगे तो वहाँ कोई चेंजेस, यानी चेंजेस जैसे संसार में हो रहे वैसे नहीं हो रहे हो तो भी वहाँ चेंजेस। जैसे हमने एक नई ड्रेस लेके आए, है ना, और उसको कबर्ड में रखा ज्यों का त्यों, और उसका उपयोग ही नहीं किया है, तो वो वहाँ पड़ी रहने पर वस्तु उसमें चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं। कबर्ड में रहते हुए उस वस्तु में चेंजेस हो रहे कि नहीं, क्योंकि बहुत दिन के बाद अगर निकालेंगे तो वो जीर्ण हो जाता है, उसको हाथ लगाए तो भी वो फट जाता है। जैसे शुगर है, अब वो डिब्बे में है तो उसमें चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। लेकिन हम इतने स्थूल बुद्धि वाले, स्थूल समझ में आता है ना, स्थूल यानी बहुत मोटी बुद्धि वाली, बहुत मोटी, इतनी मोटी बुद्धि कि हमको लगता है कि जब वो उपयोग में नहीं ली जा रही है वस्तु तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यानी जब शुगर मिल्क में डाली जाएगी तभी जाकर उसका मीठे रूप से परिणमन मानो चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन जब डिब्बे में है तो उसका उसमें कोई चेंजेस होते हैं या नहीं। डिब्बे में रहते वो अपना काम अपने रूप से, वो डिब्बे में रखो, चाहे दूध में डालो, चाहे गुलाब जाम में डालो, कहीं पर भी रहने दो, वो अपना जो गुण है वो अपना काम सभी अवस्थाओं में, गुणों की पर्याय सभी अवस्थाओं में होती रहे, सभी कालों में। यानी किसी भी काल में ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग किया जाए तो ही उसमें चेंजेस है और उसका उपयोग ना करे तो उसमें चेंजेस ना हो। तो ऐसी व्यवस्था नहीं, इसलिए ये समझना है कि मैं फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसमें चेंजेस हो रहे हैं, और मैंने ये फ़ोन बॉक्स में जो का त्यों रखा है ना, इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो उसमें चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे। यानी कोई भी चीज़ जिसको यानी जो तैयार की गई है तो वो अपने आप शीर्ण, क्योंकि दिस इज मैटर, है ना, उसको नया बनाया तो वो पुराना होता ही जाता है। ऐसा नहीं होगा कि वो है वैसा ही रहे। और कुछ काल के बाद जैसे हम देखते हैं पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह सब, यानी वो पहले एकदम नए जैसे होंगे, अब धीरे धीरे आज काल के हिसाब से देखते हैं तो पूरे एकदम कैसे हो गए हैं, यानी वो सब घिस गए हैं या कुछ इस प्रकार से देखते हैं। तो वस्तु का उपयोग करने पर ही चेंजेस हैं, और वस्तु का उपयोग ना करे तो उसमें चेंजेस ना हो ऐसा नहीं है हर समय। यानी गोल्ड है, गोल्ड का कुछ, गोल्ड अब एक, हम गोल्ड को किस रूप में देखते आए हैं, ऑर्नामेंट्स, यानी वो गहनों के रूप में ही देखते आए हैं उसको। तो उस दृष्टि से हम समझते कि गोल्ड की रिंग है, गोल्ड के बैंगल्स है ना, तो उस रूप से उस गोल्ड को समझा है। तो वो चेंजेस जो हैं गोल्ड के हैं, जो भी अलंकार है गहनों के रूप में देखे जाते हैं तो हमें लगता है वो चेंजेस है। अब गोल्ड जो है वो बिस्किट रूप से है, यानी जो बिस्किट रूप से अभी कहता हूँ मैं थोड़ी देर, तो वहाँ पर भी वहाँ कोई पर्याय है कि नहीं, तो वो बिस्किट वही पर्याय है उसकी एक तो,
है ना। और वो उस रूप से रहती हुई भी उसमें भी हर समय उत्पाद, व्यय और द्रव्य चलता रहता है, क्योंकि वहाँ पर्याय भी हैं और गुण भी हैं। पर्यायों का उत्पाद व्यय होता रहेगा और गुण वहाँ नित्य रहेंगे, क्योंकि गुणों का भी बताया वहाँ पर, यानी गुण जो है वो हमेशा रहते हैं, है ना। गुण कभी भी नष्ट या उत्पन्न होते नहीं हैं। चेंजेस कहाँ पर हुए हैं? पर्याय में बदल हुए हैं, यहाँ इस अंश में बदल नहीं हुए, यानी यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके, उसमें चेंजेस नहीं हो रहे, है ना। तो मुझे क्या बताना था अभी, मैं क्या, हाँ मैं ऊपर तैयारी करना, माझा एक विषय सुटला ना। गुण आणि पर्याय, चला। तो मुझे ये कहना था कि जो गुण है वस्तु में, जो गुण होते हैं वो नित्य ध्रुव रहते हैं, ये बता रहा था, और पर्याय बदलती रहती है, ये कह रहा था। हाँ, उदाहरण हमने गोल्ड का लिया था, है ना। तो गोल्ड का जो उदाहरण, तो गोल्ड जब किसी ऑर्नामेंट रूप से नहीं परिणमा है तो उसमें चेंजेस है या नहीं है, ये तो ये बात समझना है कि ऐसा नहीं कि इसका कुछ अपने को समझ में आए, उस रूप से उसका परिणमन हो तो ही चेंजेस होते हैं, और अगर उस रूप से ना हो तो उसमें चेंजेस ना हो, ऐसा नहीं। यानी स्वभाव है उसका नित्य रहते हुए बदलते रहना। क्या? नित्य रहते हुए बदलते रहना, ये उसका स्वभाव है, और उसका कारण है उस वस्तु में रहने वाले गुण और पर्याय हैं। इस कारण से उस वस्तु में हमेशा गुण नित्य रूप से रहेंगे, और उन गुणों की अवस्थाएं, जैसे वो गोल्ड जो है वो पहले जब माइंस में था तो उस अवस्था में भी उसका परिणमन चल रहा था कि नहीं रहा था। यानी गोल्ड जब माइन में था तब भी वहाँ पर वो इम्प्योर अवस्था में था, उसके साथ बहुत सारी मिट्टी, है ना, ये सारी मिली हुई थी, तब भी वहाँ पर जो गोल्ड था और गोल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो गोल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स प्योर ही थे, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो द्रव्य के हमेशा वे प्योर ही होते हैं, किस एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उन्हीं गुणों का परिणमन होता रहता है। तो चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो पूरी वस्तु ही बदलती जाती है, ऐसा जाना जाता है। तो जब वो माइंस में गोल्ड था तो उस अवस्था में वो गोल्ड इम्प्योर अवस्था रूप से परिणमन कर रहा था। जब कौन से पॉइंट से देखा, है ना, जो चेंजेबल पॉइंट, या सुबह हमने उदाहरण देखा, जैसे वो पानी अग्नि से गर्म किया था, है ना, तो पानी का धर्म क्या है? शीतलता, ठंडा ठंडा रहना। लेकिन जब उसको अग्नि के संयोग में रखा तो वो गर्म हो गया। तो चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो पानी की, यानी टच की वो अवस्थाएं बदली ना, यानी ठंडा और गर्म रूप से परिणमा। तो इस प्रकार से वो पर्याय में उस टच की अवस्थाएं बदलती रहेंगी, लेकिन टच हमेशा रहेगा ऐसे। लेकिन स्थूल उदाहरण देखते हैं तो वो पानी का, अभी वाटर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ी देर के लिए हमने वो एक वस्तु और उसको धर्म मान लिया, कौन सा? शीतलता। तो वो गर्म होने पर भी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स शीतलता है वो नष्ट नहीं होती है, वो उस अवस्था में भी अपना शीतलता का ही काम कर रही है, बस उसको बाह्य संयोग मिला, इस कारण से अब वर्तमान में वो चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से गर्म है, लेकिन
इटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इट्स नॉट हॉट, इट्स कोल्ड। दिस शुड बी क्लियर। वाई दिस शुड बी क्लियर? क्योंकि हमारा जितना भी नॉलेज है वो सारा चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू के विषयों की तरफ ही। हम इटरनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको कभी दृष्टि में लेते नहीं। जब भी हम देखते हैं, जब जो ये दीवार है ना, तो ये कौन से रंग की है, यानी कैसी है वो? वाइट है। तो आपने क्या देखा? चेंजेबल पॉइंट ही देखा, इट्स वाइट, बट यू डिड नॉट सी इट देयर इज कलर। कलर ये गुण है उसमें, और वाइट वह उसका चेंजेबल यानी पर्याय, इसको कहते हैं पर्याय। तो जब मेरी दृष्टि हमेशा वस्तु की तरफ जाती है, मेरा इंद्रिय ज्ञान जो है इट कैनॉट सी द एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से जो दिखाई देने वाली जो गुण होते हैं वो हम इंद्रियों से नहीं देख पाते हैं। इसलिए आचार्य ने जब पदार्थ का स्वरूप बताने के लिए कहा कि वो प्रवचन सार में गाथा थे 93 नंबर की, अट्ठो खलु दौवमो दौवाणी गुणपगाणी बनिदानी तेसिम पुनोपज्जाया पज्जय मूढ़ा ही परसमया, ऐसी वो गाथा है। अभी उसको अपनी भाषा में समझते कि पदार्थ जो होता है वह द्रव्यमय होता है ना। अट्ठो खलु दौवमो दौवाणी गुणपगाणी बने, और जो द्रव्य होता है वह गुणात्मक होता है, ऐसा कहा। और वे द्रव्य और जो गुण है उनकी पर्यायें होती रहती हैं, यानी अवस्थाएं चेंजेस होते रहते हैं। किसकी? द्रव्य की भी और गुणों को भी। द्रव्य की पर्याय किसे कहेंगे? जो ये आकार बनते हैं ना, उसको सामान्य रूप से द्रव्य की अवस्था समझो। यानी इसको एक आकार है, इसका एक आकार है, इसका एक आकार है, इसका एक आकार है, तो आकार, उस आकार का नाम है द्रव्य पर्याय, द्रव्य की अवस्था कहते हैं उसको। और गुण उसको हम कह रहे थे, तो अब ये जो समझा, यानी जो जिस वस्तु के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो उसके अनुसार उसकी पर्याय होंगी। यानी मेरे जीव के क्या गुण कौन से हैं? मेरे में नॉलेज और हैप्पीनेस ये गुण धर्म है, कैरेक्टरिस्टिक, और फिर उसकी पर्याय होंगी, उसकी अवस्थाएं होंगी। तो उसकी अवस्थाएं उधर दिखाए है उस चार्ट में, यानी सोल की अवस्थाएं। या दूसरा और एक चार्ट ले लो, वहाँ गतीचा चार्ट आहे बघ तिथं इंग्लिशमध्ये, तेच हां घे, हां उलट कर बरं, ते एक इंद्रिय असं, हां असू दे, राहू दे, हां दोन्ही दाखवू, हां राहू दे, चालतंय। हाँ, तो ये एक जो जीव होता है, सोल होता है, वो अपने को न जानते हुए अज्ञान से नाना प्रकार की अवस्थाएं धारण करता है। वो जीव के प्रकार है, एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, यानी जिसको एक ही इंद्रिय हो, ऐसे जो पेड़ यानी वो 5 प्रकार टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं? ये जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कहते हैं उनके पास एक स्पर्शन इंद्रिया ही होती, वो है जीव, लेकिन दे आर सोल्स एंड इट इज प्रूव्ड है ना कि ट्रीज क्या लाइफ, हाँ ये तो आपको पता है ना। हाँ, तो इसलिए उसको काटेंगे तो उस जीव को भी वैसा ही दुख होगा जैसे मुझे काटने से होगा, है ना। ऐसा, क्योंकि वो एक जीव रूप से हम देख रहे हैं, उस एक जीव ने अज्ञान के कारण उस प्रकार की पर्याय धारण की है, ये समझना। यानी जो जीव अपने को जीव नहीं समझेगा उसको पेड़ बनना पड़ेगा, अग्नि बनना पड़ेगा, पानी बनना पड़ेगा और हवा बनना पड़ेगा। और ये जो पृथ्वी का है, पृथ्वी यानी जो माइंस में जो आते हैं वे सारे दे आर सोल्स, है ना। तो उनको वो अवस्था कितनी बेकार है। जैसे मुझे 5 इंद्रियां मिली है ना, स्पर्शन इंद्रिय है, रसन इंद्रिय है, ग्रहण इंद्रिय है, चक्षुर इंद्रिय। अब मेरी ये इंद्रिया काम नहीं कर रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा, मुझे यानी स्मेल नहीं समझ में आ रहा है, बस स्पर्श समझ में आ रहा है। कैसे होगा? उस जीव को कितना दुख होगा। यानी मुझे 5 है मेरे पास, बट
मैं अंधा हूँ तो कैसे फील होगा? मेरे पास कान है लेकिन मैं शब्द सुन नहीं पा रहा हूँ, हाउ विल आई फील? एंड फीलिंग कैसी आएगी? एकदम दुखी है ना वो जीव। यानी जो आज मुझे, इसलिए सुबह वो बोधि दुर्लभ का बताया कि मुझे क्या मिला है और व्हाट एम आई डूइंग, यानी उसका उपयोग मैं किस प्रकार से। तो जब अब इसको मैं क्यों समझा रहा हूँ कि वो जीव की कितनी दुख रूप अवस्था है, वो पेड़ की, वो पानी की। पानी जब हम उपयोग में लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें जीव हैं करके, दे आर सोल्स। उसको जलकायिक कहते हैं, वाटर ही जिसका बॉडी है तो उसको जलकायिक जीव कहते हैं। वो उसमें से भी प्राण निकल जाते हैं, ऐसा नहीं जैसे पेड़ में से भी प्राण, जल जाता है ना पेड़ भी, तो वो प्राण आते हैं और उसमें से भी निकल जाते हैं। जब निकल जाते हैं तो केवल बॉडी रहती है ना, और जब रहते उसमें जीव तो उसको कायिक कहा जाता है। तो कहने का ये था कि इन जीवों को, यानी वे ही हमारे जैसे नहीं, वो तो भगवान के समान है ना, प्योर सोल। दे आर सोल्स ऑल्सो फ्रॉम द एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर देखा जाए तो आप पढ़ो नीचे, हाँ वो एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू पहले क्या लिखा है? The soulness, जीवात्व, क्या लिखा है? जीवत्व। जीवत्व। हाँ ठीक है, जीव यानी वो सोलनेस। constant, pure, beginningless, endless, pure, knower, five senses, organless. गॉट इट। एंड तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं? Eternal. और वो कैसी है? एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि ऊपर ऊपर एकदम Permanent. हाँ परमानेंट है। तो ये उस जीव का परमानेंट स्वरूप है। अगर भले वो पेड़ क्यों ना हो, भले वो पानी क्यों ना हो, भले वो अग्नि क्यों ना हो, लेकिन फ्रॉम द एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू अगर उसको देखते हैं तो इट इज प्योर। यानी हमें और उसमें कोई अंतर नहीं है उस दृष्टि से, है ना। लेकिन अब वहाँ पर उस दृष्टि से, यानी वो तो इसमें बताए गए हैं सारे गुण, अनादि, अनंत और सोलनेस, और क्या लिखा था? प्योर। क्या लिखा है? Constant, pure. प्योर। तो दिस आर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उस जीव में ये गुण परमानेंट है, लेकिन फ्रॉम द चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, यानी उसको पर्याय कहेंगे। तो पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो क्या है वहाँ? Touch sense organ, one sense organ. तो इस प्रकार से उस जीव की उस काल में वैसी पर्याय है, इसको कहते हैं। यानी जीव की वह पर्याय, अभी हमने मैटर को लेकर वो समझा था, एंड टच, टेस्ट, स्मेल, कलर को, अब जीव को लेकर समझ रहे हैं ये बात, है ना। तो एक इंद्रिय जीव जो है, वन सेंस, ही हैज ओनली वन सेंस। एंड व्हाई ही हैज वन सेंस? बिकॉज ही डिड नॉट नो द सोल। यानी उस जीव ने अपने को समझा नहीं, और इस कारण से उसके ज्ञान पर इतना आवरण आ गया, यानी उसका ज्ञान ढक गया कि उसको अब एक ही सेंस रह गया। वो किसी ने बनाया नहीं उसको पेड़, उसने अपने ही अज्ञान से, अपनी ही प्रीवर्स नॉलेज, प्रीवर्स बिलीफ और गलत आचरण से उस जीव ने वो पर्याय प्राप्त की, और इस कारण से वहाँ एक सेंस होने से कितना दुखी है। वो जीव की ही अवस्था है, दैट इज कॉल्ड पर्याय, एक इंद्रिय पर्याय जीव की। फिर उसके बाद दिखाया क्या है? एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा पहले एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या लिखा है। बार बार पढ़ना क्यों? कि पक्का करना है अपने को एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो वो चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ये क्यों बताना था, क्योंकि जब द्रव्य गुण पर्याय आचार्य समझा रहे थे, पदार्थ द्रव्यमय है, द्रव्य गुणमय है, और द्रव्य और गुण की पर्याय होती है। सो ये मैंने समझ लिया, बट व्हाट इज द यूज इन माय लाइफ ऑफ दिस? दिस इज इम्पोर्टेंट। मुझे इससे लाभ क्या? इसलिए ध्यान, मुझे इससे लाभ क्या?
है ना। कुछ भी काम करो तो उसमें हम ये देखते हैं हमेशा मुझे इसका जीवन में लाभ क्या, और ये देखते हैं तभी वो काम करते हैं। अगर मुझे कुछ लाभ नहीं है, आई डोंट हैव एनी गेन्स, सो व्हाई शुड आई गो इन दैट सब्जेक्ट, है ना। यानी आप यहाँ आकर आपको अगर कोई रसोई बनाने सिखाने लगे, आपको पसंद है, समझो नहीं पसंद, तो दैट इज नॉट योर, है ना। हाँ, अभी वो आपका उद्देश्य नहीं कि मैं थोड़ी यहाँ रसोई सीखने के लिए आए, बराबर है। आपको यहाँ ध्यान का समझना है। तो जो भी काम करेंगे तो उसको हम जब समझते तो मुझे उसका लाभ क्या है जीवन में मेरे, उसको, क्योंकि मुझे आनंदी रहना है, उसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मैं ध्यान की बात समझ रही हूँ तो मुझे आनंदी रहना है, इसलिए समझ रही हूँ। दिस शुड बी माई कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट। ऐसा नहीं है कि मुझे बस सीखना है ना, मुझे कुछ पढ़ना है। उससे आप पढ़कर थोड़ा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और उससे आपको मनोजनित आनंद मिलेगा, जो कि आनंद का आभास है ना। जैसे वो रेत में दिखने वाला क्या बोलते हैं उसको, मृगजल, यानी मृगजल काय तरी म्हणते ती, ओएसिस नहीं, एक ऐसा गर्मी के कारण पानी जैसा दिखता है, क्या बोलते हैं उसको, चलो ठीक है, हाँ समझ गए। तो वो है नहीं पानी, हाँ मिराज, करेक्ट। तो वो है नहीं वाटर, लेकिन वाटर जैसा लगता है। वैसे आपको ये ध्यान की चर्चा के माध्यम से थोड़ा आनंद आएगा, समझो। अगर आपको, यानी हम ही कह रहे हैं आनंद आएगा, तो समझो जो भी आए, आपको कुछ पकड़ में आए विषय और उससे तो आपको कुछ अच्छा लगा या कुछ जो भी जैसे लगा, तो दैट इज अ मिराज ना, वो सच्चा नहीं। और हमको यहाँ कौन से आनंद की प्राप्ति के लिए ध्यान की चर्चा हो रही है? रियल हैप्पीनेस, कांस्टेंट हैप्पीनेस, है ना। ये आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए। आई वांट रियल हैप्पीनेस एंड आई वांट कांस्टेंट हैप्पीनेस, फॉर दैट आई एम स्टडीइंग दिस शुड बी माई एम, एंड देन ओनली वी विल गेट सम बेनिफिट्स फ्रॉम इट। ये पक्का। तो कहना ये था कि हाँ, द्रव्य गुण पर्याय जब बता रहे हैं, मैं वस्तु बताने जा रहा हूँ ना आपको, धीय जो होता है जिसका हम ध्यान करेंगे, वो भी एक द्रव्य गुण पर्यायात्मक पदार्थ है। ये समझना है अपने को, किसके लिए? बिकॉज वी वांट टू नो इट्स इंडिपेंडेंसी, उसके लिए मैं वो समझ रहा हूँ ये उत्पाद व द्रव्य और गुण पर्याय व द्रव्य, क्योंकि बिना इंडिपेंडेंस से हैप्पीनेस कभी आ नहीं सकता। उसका संबंध है, इंडिपेंडेंसी का और हैप्पीनेस का संबंध है, पक्का संबंध है। उसी से ही हैप्पीनेस आने वाली है। और इंडिपेंडेंसी भी रियल होनी चाहिए, वो इमेजिनरी होनी नहीं चाहिए। इसके लिए वो रियल सब्जेक्ट से उस इंडिपेंडेंसी को समझते हुए हम रियल और कांस्टेंट हैप्पीनेस को प्राप्त होने वाले, उसके लिए चर्चा। इसलिए जब द्रव्य गुण पर्याय, जब आचार्य वस्तु की रचना समझ में आ रही है ना, जैसे बिल्डिंग की रचना हुई तो वो एक रचना किसके द्वारा हुई, ऐसे इस द्रव्य वस्तु की, मेरी वस्तु जिसका मैं ध्यान करने वाला हूँ, उसकी रचना द्रव्य गुण पर्याय रूप से बनी है। तो हमने द्रव्य का स्वरूप समझा, गुण का स्वरूप समझा, पर्याय का स्वरूप समझा। व्हाट इज द बेनिफिट फ्रॉम इट फॉर मी? दैट शुड बी द मेन इशू, है ना। तो आचार्य ने वही स्पष्ट किया है कि ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप ऐसा होते हुए जो जीव उस चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू में मूड होता है, मूड माने बताया था ना, मूड माने उसमें ही मैं अपने को देखता है, अपना समझता है, दैट इज मी, ऐसा मानता है, ऐसी बिलीव करता है, वो जीव दुखी होकर ऐसी पर्यायों को प्राप्त होता है। कौन ऐसी पर्याय को प्राप्त होता है? वो पेड़ क्यों हुआ है? क्योंकि जो मुझे ये मिली चेंजेबल जो वस्तु है, वो जो पर्याय, वो वस्तु का ही धर्म है, लेकिन उस ही वस्तु के धर्म में उसने क्या किया? यही मैं हूं। आज आप समझ रहे मैं कौन हूं? आई एम मुस्कान,
Okay, I'm a girl, and these are our beliefs, and this is my knowledge about me. जबकि मैं ना मुस्कान हूँ, ना मैं गर्ल हूँ, ना मैं ये शरीर हूँ, है ना मैं इसके संबंधी जो भी है अच्छे बुरे विचार वो भी मैं नहीं हूँ. आई एम ए प्योर सोल. दिस इज मी एंड वी वांट टू नो. समझना वो है, और ये नहीं समझते हैं जब, तब मैं जो मुझे मिला है उसी में मैं समझता हूँ दिस इज मी. एंड व्हेन मैं जब ये समझ लेता हूँ कि ये मैं हूँ, तो उसके निमित्त से मुझ में अहंकार आता है ना, ईगो. और वो ईगो जब हर्ट होते हैं तो आई एम, हाँ ऐसे होता है. और उसको कभी किसी से अच्छा उस ईगो को पुष्ट किया जाता है कोई, तो हमें अच्छा लगता है थोड़ी देर, है ना, थोड़ी देर. दैट इज ऑल्सो नॉट रियल हैप्पीनेस, इट्स इमेजिनरी. क्योंकि मैंने इमेजिन किया है दिस इज मी, है ना. दिस इज चेंजेबल, दिस इज नॉट माय. अनादि अनंत लगा शब्द वापरले तिथं. अनादि अनंत के लिए एंडलेस और दो शब्द लिए ना. हाँ, बिगेनिंग लेस और एंडलेस, ऐसा मैं हूँ. और दिस हैज बिगिनिंग एंड दिस हैज ए एंड. जो भी पर्याय आएगी, यानी वो पेड़ रूप से जो जीव हुआ है, दैट हैज अ बिगिनिंग एंड दैट हैज अ एंड ऑल्सो. बट इन दैट ओनली ही सीज thyself, यानी अपने को उस रूप से देखता है. और उस रूप से देखता हुआ जब उसको कोई तकलीफ देता है तो समझता है मुझे ही तकलीफ दे रहा है. एंड वो पेड़ भी समझता है, अगर कोई काटने वाला उसके पास आता है तो उसके भी ग्राफ्स लिए गए पेड़ के, तो एकदम ऐसे घबराए हुए ग्राफ्स निकलते हैं, पता है आपको. और कोई अच्छा उसके पास जाकर मंत्र बोला जाता है, जैसे नमोकार मंत्र बोला, तो वो पेड़ हैप्पी भी होता हुआ देखा जाता है. तो कहने का ये था, वो पेड़ ने समझा कि मैं ये पेड़ हूँ. उस जीव ने समझा, उस जीव ने, दैट इज ही इज अ सोल एंड ही इज थिंकिंग दैट आई एम अ ट्री. कितना मूर्खता है, उस ट्री की मूर्खता है कि नहीं. और हम तो हम भी उस जैसे ही करें तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ट्री एंड मैन. एंड वो फर्क क्या रहा, बस कहने के लिए मैं मनुष्य हूँ और वो कहने के लिए पेड़ है. लेकिन दोनों ने अगर उस पर्याय में ही मैं पना कर लिया है तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड मी. तो वो मूर्खता निकालने के लिए द्रव्य गुण पर्याय समझना है. इसलिए आचार्य ने वो स्वरूप समझाया कि वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक होती है, और उसमें जो पर्याय हैं उसमें जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व भाव जो बोलते हैं, त्या जगा इंग्लिश शब्द आहेत का काका? एकत्व ममत्वाला काय म्हणतात? एकत्व ममत्व हाँ अफेक्शन. सिंगल वन, सिंगल मल्टीपल नहीं. एकत्व ममत्व वो अफेक्शन, ममत्व माने अफेक्शन करना, यानी वो मैं हूँ, मेरा है, जो मेरेपन का भाव, मैंपन का भाव, वो मैंपन का भाव उसको कहते हैं एकत्व. मेरेपन का, जैसे फोन किसका है? आपका है? जीव को फोन होता है क्या? तो ये मेरा है, ऐसा आप अगर मानते हैं तो दिस इज अफेक्शन विद दिस फोन. ये बेच दिया तो क्या होगा? इसका अफेक्शन हो गया. तो ये झूठा है, ये समझ में आया. तो थोड़ी देर के लिए मुझे वो मिल गया तो मैंने समझ लिया ये मैं हूँ और ये मेरा है. इसका टूटा फूटा तो मुझे सुख दुख होता है. अगर वो बेच दिया, पैसे ले लिए, उसके हाथ से गिर गया, फूट गया, तो कितना दुख होगा? क्यों? यानी आपने अफेक्शन छोड़ दिया. ध्यान में ये करना है अपने को. ध्यान किस लिए सीखना है? जो हमने अज्ञान से, प्रिवर्स नॉलेज से, जो मैं नहीं हूँ उसमें मैंने अपनापन किया है, वो अफेक्शन उल्टा मान लिया है, तो वो निकल जाता है तो मुझे शांति मिलेगी.
यानी शांति है ही अपना, पीस ही अपना स्वभाव ही है, उसको कहीं से लाना नहीं है मुझे जाकर। कहीं किसी मार्केट में जैसे कोई चीज़ लेके आते हैं, वैसे हमें वो चीज़ कहीं मार्केट में से लेकर आनी नहीं है। पीस मिलेगा, मिलता है क्या? कहीं देख मांगा किसी दुकान पर जाकर, मांगना चाहिए था ना आपको कि मुझे पीस दे दो करके, है ना, आपकी दुकान पर हैप्पीनेस है तो दे दो करके ऐसा। लेकिन वो ऐसी कोई वस्तु नहीं, वो तो मैं हूँ, मैं स्वयं स्वभाव से हूँ। लेकिन उस पीस और हैप्पीनेस का मैंने खुद ने उसको मार डाला है। और किस कारण से? इसमें मूड होकर, यानी ये मैं हूँ और ये मेरा है, इस प्रकार से जितने भी चेंजेबल अवस्थाएं होती है उसमें मैं इतना अपनापन कर लेता हूँ कि उसका अस्तित्व माने मेरा अस्तित्व, उसका यानी वो है तो मैं हूँ। इसलिए तो लोग क्या करते हैं? आत्महत्या म्हणजे सुसाइड। Why they are doing suicide? एंड सम चेंजेबल पॉइंट ऑफ जो व्यू होता है उसमें ही वो अस्तित्व में एग्जिस्टेंस, कॉपी नहीं दी मेरे को। एग्जिस्टेंस कॉपी दे दो, यहाँ वो है ना, कॉपी दे दो ना। नहीं, मुझे तो बस एक शब्द बस लिखना था, तो फिर मैं कर लूंगी अपना घर। ठीक है, ठीक है। हाँ, हमेशा एग्जिस्टेंस इज फॉरएवर, यू विल स्टे इन देयर, दैट इज अस्तित्व। पर काय म्हणते? अस्तित्व, हाँ, एक्झिस्टन्स, अस्तित्व म्हणजे ममत्व मीन्स हाँ, सेल्फ। ममत्व मीन्स वो बताया अफेक्शन पर। ठीक है, आपको तो हिंदी भी अच्छी तरह से समझ में आती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे ये कहना था कि जब ये पेड़ भी हो गया है, कितना सारा दुख है, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब सहन करना पड़ता है, लेकिन कोई उसको मारने के लिए आए तो मरने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इतना उसमें है ना अपनापन, वहाँ मानो उसने मान लिया कि यही मेरा एग्जिस्टेंस है, अगर ये नहीं रहा तो मेरा एग्जिस्टेंस नहीं रहा, इसलिए मुझे भी कोई मारने आ जाए तो हाउ डू आई फील? अगर ये मुझे मार डाला इसने तो मेरा मैं रहूँगा ही नहीं। तो मेरी सारी दृष्टि वहाँ पर है, चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू में ही मेरा सारा उपयोग लगा, क्योंकि उतना ही मुझे समझ में आता है और आज तक मुझे उतना ही समझा है। मैंने कभी ये समझा नहीं कि ये चेंजेबल होते हुए भी परमानेंट एक मुझ में परमानेंसी है, ध्रुवता है। जैसे गोल्ड हमेशा रहा, ऑर्नामेंट्स कितने भी उसके अलग अलग बने हो, लेकिन गोल्ड कभी नष्ट नहीं हुआ, ऐसे मैं कभी नष्ट होने वाला नहीं। बाकी की अवस्थाएं भले कितनी पर्याय बदलती जाएंगी, लेकिन मैं नहीं बदलूँ, मैं तो हमेशा। ये अपने संबंधी कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर बाहर की अवस्थाएं कैसी कौन सी कब क्या होगी उससे मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये है इसका मज़ा, यानी द्रव्य गुण और पर्याय इसके लिए समझना है वो अपने में पर्याय भी एक धर्म है, चेंजेबल वो अंश है। तो चेंजेबल अंश में कौन से है और उसमें से फिर अच्छा कौन सा है, अच्छा पर्याय दृष्टि से कह रहे हैं, है ना। चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे अच्छी पर्याय कौन सी है ना, और उस पर्याय में फिर क्या होता है वो क्रम से समझते हैं। तो अभी हमने देखा कि वहाँ वन सेंस, ओनली वन सेंस जिस जीव के पास है वो है एकेंद्रीय जीव, है ना। तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से है वैसा चेंज। अब वापस हम दूसरा पढ़ रहे थे कि फ्रॉम द इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज परमानेंट, ये ऐसा पढ़ना है। फ्रॉम द इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, ऊपर जो लिखा है ऊपर, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है ना। मैंने इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो परमानेंसी दिखाई दे। तो परमानेंसी फिर वहाँ देखो नीचे कौन सी परमानेंसी है, दो इंद्रिय बताया ना उसमें। हाँ ये क्या है लिखा, The soulness, constant, pure, knower, five sense organless. हाँ यानी वो 5 सेंसेस से रहित है ना। एक यानी ये जो स्पर्श रस गंध, ये जो 5 इंद्रियां है ना उससे लेस हैं वो पूरा। यानी जो अपनी सोल होती है वो कैसी है, वो एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही। दिस 5 सेंसेस आर नॉट मी, मैं एक इंद्रिय द्विंद्रिय आदि नहीं,
है ना। आई एम सेंसलेस मतलब बाहर की, यानी जो तो वो जो सेंसेस की बात हो रही है वो इंद्रियों की अपेक्षा से, नॉलेज की अपेक्षा से देखो आई एम फुल ऑफ नॉलेज, एंड वो सेंसेस होती है वो पर्याय है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। इसलिए द्रव्य दृष्टि से कहो या एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो वो क्या बोलते हैं उसको, वर्म दिखाए है ना, वो पत्ते पर वर्म दिखाई है, वर्म ही बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं उसको, कैटरपिलर भी हो सकता है। पंडित जी, हाँ त्यांना जीवत्व म्हणजे काय हे एक्सप्लेन करा। जीवत्व माने व्हाट इज, वो बोल रहे हैं जीवत्व माने क्या, आप उसका भाव क्या पकड़ रहे हैं। तो वह लिखा भी है, सोलनेस माने नॉलेज एंड हैप्पीनेस, दैट इज जीवत्व एंड नथिंग इज। या हम जी रहे हैं जिसके बल पर, उसका नाम है जीव। तो हम किस पर जी रहे हैं, हम शरीर पर नहीं, खाने पीने पर नहीं, श्वासोश्वास पर नहीं, एक मुझ में वो शक्ति है, मुझ में वो शक्ति है जिस शक्ति का नाम है, जिस पर मैं जी रहा हूँ, उसका नाम होता है जीवत्व। और इसीलिए मैं जीव कहलाता हूँ। यानी मैं जीव क्यों कहलाता हूँ, वाई चेतना सम नॉलेज इसलिए बता रहा है, कॉन्शियस एंड नॉलेज इज द जीवत्व। ओके, ठीक है, वो जीवत्व है, समझ तो आपको पकड़ में आया। तो ऐसा वो है, वो वर्म अवस्था में भी इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से वो परमानेंट है, लेकिन चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या लिखा है वहाँ, touch sense organ, taste sense organ, two sense organs। टू सेंस ऑर्गन्स। तो वो कैसे हैं चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू में, ऊपर क्या लिखा है, टेम्पररी। हाँ, दैट इज टेम्पररी, इट इज नॉट कांस्टेंट। मिली है, दो सेंसेस मिली है ना, जो पेड़ आदि है उसमें एक ही सेंस है स्पर्श की, तो वर्म हो गई तो उसमें दो सेंसेस आ गए, स्पर्श और रस, ये दो इंद्रियां मिल जाती है उसको, इसलिए उसको कहते हैं द्विइंद्रिय जीव। लेकिन जीव किस एंगल से द्विइंद्रिय है, यानी मैंने उसको वर्म रूप से देखा तो वो द्विइंद्रिय दिखा, और अगर मैं उसी वर्म को इस एंगल से देखता हूँ तो ही इज जस्ट लाइक मी। सो जैसे मुझे दुख नहीं चाहिए, मैं जैसे एकदम, यानी आई एम लाइक गॉड, दैट ही वो दो इंद्रिय वर्म भी इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वह भी गॉड ही है। अब अगर वह गॉड है तो विल नॉट किल हिम, यानी जब तक हम उसको उस व्यू से नहीं देखेंगे तो हम वो अहिंसा, नॉन वायलेंस का पालन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे पहले समझ में आना चाहिए कि उसमें है, जीव है तो जीव है, और मेरे जैसा है, मेरी नहीं, भगवान जैसा जीव उसमें है, ये अगर मुझे पता चल जाए तो हाउ कैन आई किल इट, है ना। एक इस दृष्टि से, और अनेक दृष्टियां हैं जिससे हम वो पालन कर सकते। कभी ये भी कह सकते कि वो वर्म है या वो पेड़ है, वो भी कभी मेरे फादर, मदर या ब्रदर या सिस्टर रहे होंगे, तो आपको समझ में आ जाए कि ही वॉज माई फादर और मदर, सो कैन यू किल इट, क्यों, क्योंकि अफेक्शन था। तो जो अफेक्शन आपका फादर के प्रति है, मदर के प्रति है, ब्रदर के प्रति है, वो अफेक्शन सोल के प्रति क्यों नहीं। दिस इज, वी हैव टू चेंज दिस, है, दे आर चेंजेबल, फादर चेंजेस, मदर चेंजेस, ब्रदर्स चेंजेस, ये चेंज हो रहे हैं, लेकिन सोल इज नॉट चेंजिंग, वो कांस्टेंट है। वो कहते हैं उसको गुण, जो हमेशा रहेंगे, और पर्याय है, दे आर गोइंग टू चेंज, दे, वो हमेशा नहीं रहेंगे। आप मुस्कान कब से और कब तक रहने वाले हो, नहीं, प्रश्न एक सामान्य है, कब से कब तक, यानी जन्म से तो आप मुस्कान नहीं थी, आपका बाद में नाम रखा गया था, क्या पहले उस
पहले से जन्म से आपने नाम लेकर आए, तो यहाँ आपके पापा मम्मी ने वो नाम रख दिया है, तब से आप मुस्कान समझ रही हो। तब तो आपको समझ में भी नहीं आता था, आपको मुस्कान करके पुकारते भी होंगे, है ना। 2-3 जब आप 3 मंथ्स की थी, 4 मंथ्स की थी, तो मुस्कान कहने से आपको कितना समझ में आता होगा, है ना। याद नहीं है नहीं, लेकिन जब हम सामने अब बच्चे देख रहे हैं तो उसमें भी हम समझते हैं। जरा थोड़ा बड़े होते जाते, मुस्कान 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 कहते कहते, अरे मुझे ही कुछ कह रहे हैं, ऐसा समझते हुए आपने समझ लिया मैं यानी मुस्कान। तो मुस्कान इज द एटर्नल कैरेक्टर, एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्वरूप है वो है कि चेंजेबल है। दिस शुड बी क्लियर फॉर मी, दिस इज नॉट मी। यानी ये तो नाम रखा गया है, ये मेरा बिगिनिंग और एंड से रहित है, ऐसा नहीं। दिस हैज बिगिनिंग एंड दिस विल हैव, पक्का है, आपको विश्वास है, लेकिन है ना, एंड होगा मुस्कान का। अच्छा, यानी मुस्कान का होगा, लेकिन मुस्कान के जीव का एंड नहीं होगा। ये अगर आप समझ में आए, जब मैं उस मुस्कान अवस्था में एकत्व कर रहा हूँ और उसका उत्पाद और वे देखूंगा तो दुख होगा, लेकिन उसके सोल को यानी जो एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू को देखता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे पता है कि वो मैं हुई नहीं, ये समझना। तो 2 सेंसेस प्राप्त हुए उस जीव को, पर्याय में है, वो उसका स्वरूप नहीं। तो वो चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझेंगे तो मैं कैसे अहिंसा का, नॉन वायलेंस का पालन कैसे कर पाऊंगा। मुझे अगर जीवों की रक्षा करनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि क्योंकि चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू में ही वो दिखाई देते हैं, है ना। क्योंकि वर्तमान में संसार में जीव किसी न किसी पर्याय में है, तो मुझे वो अगर समझ में नहीं आई तो आई कैन नॉट क्या है, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, है ना। कैसे, क्योंकि मुझे पता ही ना हो तो मैं उसकी रक्षा कैसे करूं। हाँ, जब और पता चल जाए तो अपने आप मुझे समझ में आ गया कि मुझे दुख होता है वैसे उसे होता है, तो मैं उसकी रक्षा सहजता से करूंगा, मुझे उसमें बर्डन नहीं होगा, है ना। ऐसे होता है, इसलिए दोनों दृष्टि समझना पड़ेगी, है ना। और दोनों ही सत्य है, अपनी अपने एंगल से सत्य है ना। ये जो यहाँ की जो एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू है वह अनादि अनंत सत्य है, और वो जो पर्यायर्थिकनेस से जो बताया चेंजेबल पॉइंट से, वो उस काल की अपेक्षा से उतने काल के लिए वो सत्य है, लेकिन वो शाश्वत स्वरूप नहीं है। अगर उसमें हम मूड हो जाते हैं, कहा ना, उसमें ही मैं मेरापन देखते हैं, तो हमारा ये संसार दुख खत्म नहीं होता। ठीक है, फिर आगे फ्रॉम द एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, परमानेंसी। व्हाट इज परमानेंट? The soulness, constant, pure, knower, 5 sense organless. Organless, 5 senses less, कुछ भी नहीं है। तो एक इंद्रिय में देखा, यानी 1 सेंस वाले में भी वही है, 2 सेंसेस को भी प्राप्त हुआ जो जीव है उसका भी एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वैसा ही स्वरूप है, और जो 3 इंद्रिय हो गया है उसको भी एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो गुण चेंज नहीं हुई, है ना। नथिंग हैज चेंज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड गुण। और पर्याय यानी चेंज क्या हुआ, तो चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखा? हाँ, टेम्पररी, बरोबर। हाँ, वो समझ। Touch sense organ, taste sense organ, smell sense organ, 3 sense organs. तो 3 सेंस ऑर्गन्स वो बिच्छू दिखाया है, स्कॉर्पियन, है ना। वो 3 सेंस ऑर्गन वाला जीव है, वो चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वह सेंसलेस है, समझे? सेंसलेस का अर्थ समझना, नहीं तो सेंसलेस कर जाओ। हाँ, तो ऐसा है, उसकी इंद्रिया नहीं। ओके, अब आगे ऐसे ही पढ़ो। फ्रॉम द इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, permanent,
What is permanent? soulness, constant, pure, knower, five sense organless. Okay. फिर And टेम्परेरी पॉइंट ऑफ व्यू से टेम्परेरी है टच सेंस ऑर्गन, टेस्ट सेंस ऑर्गन, स्मेल सेंस ऑर्गन, विजन सेंस ऑर्गन, फोर सेंस ऑर्गन। वो क्या दिखा है? जीव, अच्छा है। मच्छर है। ओके, तो इस प्रकार से उसको 4 सेंसेस हैं, और वो जीव भी है ना उस पर्याय में मूड है, वो समझता है मैं मच्छर हूँ, तो वो मरने की इच्छा करता है क्या? अच्छी पर्याय है क्या वो? मच्छर अवस्था अच्छी है क्या? कोई बोल सकता है क्या अच्छा? यानी मच्छर होना, किसी को बोलेंगे मच्छर होना चाहते हो क्या, तो कोई बोलेगा हाँ मैं मच्छर होना चाहता हूँ, तो अच्छी नहीं है, फिर भी वहाँ वो मरना नहीं चाहता। क्यों? बिकॉज ही सीज हिज एग्जिस्टेंस इन दैट, मैं ही हूँ। यही इसको कहते हैं पर्याय मूढ़ता। ये द्रव्य गुण पर्याय क्यों समझना है? तो इसके लिए समझना है कि ये पर्याय में मूढ़ नहीं होना है। ये पर्याय रहेगी वस्तु में, लेकिन उस पर्याय में अगर मूढ़ होता रहेगा तो दुख का अभाव, यानी जन्म मरण का अभाव, ये जितने भी जो भी हमें दुख दिखते हैं पर्याय में, उनका नाश नहीं हो सकता। इसके लिए वो पर्याय की अपेक्षा देखते हो, पर्याय है लेकिन उसमें मूढ़ता करने जैसी नहीं। जो हम वहाँ पर मैं पना कर रहे हैं, ये मैं हूँ, वही मेरा एग्जिस्टेंस है, तो उसी विचार, अब ये विचार ही है, दिस इज माई थिंकिंग, वही थिंकिंग मैं बदल कर अगर ये करता हूँ कि नहीं, माई एग्जिस्टेंस इज सेंसलेस, आई एम सोलनेस, प्योर, दिस इज माई एग्जिस्टेंस, इस प्रकार से मैं उस पर्याय में से अपना एग्जिस्टेंस निकाल कर, क्योंकि मैंने रखा है, वो भी मेरे विचार से रखा है, और उन विचारों से मुझे दुख हो रहा है, तो निकालो ना, है ना। कौन मना करता है कि वो कौन कह रहा है, जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं तुम मान कि ये मैं हूँ। लेकिन ये अवस्था इतनी बुरी है कि वहाँ वो विचार करने की पात्रता ही नहीं, योग्यता ही नहीं है, इतनी खराब अवस्था है। If you want to know, he cannot know, but and उसको जानने की इच्छा ही नहीं होगी, उस यानी ऐसी वो पर्याय है, इतनी बेकार पर्याय है। तो हमें तो समझने की वाली पर्याय, हम मन वाले पंचेंद्रिय हो गए। तो इसका महत्व सुबह बताया था उन्होंने अनेक दृष्टांतों से, 6 एग्जाम्पल्स दिए थे सुबह, आपके समझ में आए होंगे वो 6 एग्जाम्पल्स, है ना। ठीक है, अब आगे। परमानेंट व्यू, परमानेंट, the soulness, constant, pure, knower, five sense organless। फिर changeable point of view से temporary है, touch sense organ, taste sense organ, smell sense organ, vision sense organ और hearing sense organ, five sense organs, हाथी है। तो हाथी 5 सेंस वाला एक दृष्टांत है, इतनी ऐसा नहीं है ना। हाथी भी 5 सेंस वाला है, मनुष्य हम भी 5 सेंसेस वाले, एक दृष्टांत लिया है वो वहाँ पर, एक उदाहरण है ना कि हाथी 5 सेंस वाला होता है। तो वो पर्याय एंड चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हाथी है एंड 5 सेंस वाला है, 5 सेंस वाला बराबर। और इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कांस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज सोल, ही इज प्योर, सोलनेस, यानी जो बताया अभी है ना, चैतन्य माने वो कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज, उसको सोलनेस कहा ना अभी तो अंकल ने। तो वहाँ वो हाथी भी, वो क्या है, हाथी क्या है, इट्स नॉट इट्स कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो तो पर्याय है, चेंज होना है, वो उसका गुण धर्म नहीं है, मुझे ये बताना है। यानी द्रव्य गुण पर्याय क्यों समझना है, उससे कैसे हमें लाभ हो सकता है, इसके लिए। नहीं तो ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय पढ़ लिए, उसको आपका एक नया नॉलेज हो गया, तो उससे कुछ नहीं। ये समझकर मुझे रोज के जीवन में क्या लाभ होता है, आज अभी मुझे क्या लाभ होता है, उसके लिए ये द्रव्य गुण पर्याय समझने पड़ेंगे। तो हाथी का जीव भी है तो प्योर सोल ही है ना स्वभाव से, यानी 5 सेंसेस वाला,
लेकिन उसने क्या समझ लिया है, जो हाथी है। है ना। अब उसको समझ में नहीं आता, हम बोलते हैं उसको हाथी है, लेकिन वो क्या समझता है, एंड हम उसको बोल रहे हैं कि वो हाथी, उसको समझता है कि मैं एलिफेंट हूँ करके, मैंने उसको नाम दिया है कि वो एलिफेंट है ना। लेकिन अब उसको भले पता नहीं कि मैं एलिफेंट हूँ, लेकिन फिर भी उसको समझ में आ रहा है कि ये शरीर है। अब ये शरीर है वो ना, ये मैं हूँ, यानी जो हाथी की बॉडी बनी तो उस बॉडी में वो जीव आया तो वो क्या समझ रहा है कि मैं ये हूँ, बस उसको कुछ बाकी समझ में नहीं आ रहा, मैं ये हूँ। वैसे ही मैं इस बॉडी में आ गया, कहीं तो पहले था, वहाँ से मैं अपने कर्मों के कारण, अच्छे बुरे कर्मों के कारण मैं इस शरीर में आया। जो भी हमने पूर्व जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए हैं उस अनुसार ही मुझे वर्तमान में अच्छी बुरी अवस्थाएं मिलती हैं, इसलिए आपको ऐसी अच्छी सुंदर मनुष्य पर्याय मिल गई है। नहीं तो देखते हैं कैसे कैसे जीव, एनिमल्स भी देखते हैं और ऐसे ऐसे आदमी भी देखते हैं कि जो कैसे रास्ते पर भीख मांग, बेगर्स वगैरह और लूले, है ना, यानी पैर नहीं, आँख, अंधे हैं, बहरे हैं, कैसे कैसे। आई मीन कितनी अच्छी अवस्था में मैं हूँ, ये सुबह बता रहे थे, बहुत ही दुर्लभ था, है ना। कितना पुण्य है मेरा कि मुझे कितना अच्छी अवस्था मिली, ठीक है। तो इस अच्छी अवस्था मिलने पर उसमें एकत्व करने के लिए नहीं थी, है ना, उस अवस्था का उपयोग अपने को समझने के लिए करना था। लेकिन अच्छी अवस्था मिलने पर भी मैंने क्या किया, उस अच्छी अवस्था का उपयोग के लिए दो उदाहरण कौन से लिए थे सुबह? वो चांदी का तो पहले में लिया था, लास्ट में, यानी वो चिंतामणि रत्न, अगर यानी मेरे पास एक रत्न है, डायमंड है, और एक क्रो आ गया और वो ये कर रहा है, आवाज़ कर रहा है और मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो मेरे पास वो रत्न है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मैं सी के साइड में बैठा हूँ और वो क्रो डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मैंने उसको फेंक कर मारा और वो मेरा डायमंड समुद्र में जाकर गिर गया। तो इजी, वो होशियार है कि पागल है? यानी डायमंड कोई फेंकेगा क्या क्रो को उड़ाने के लिए? तो ऐसे ही अगर हम इस अच्छी पर्याय में आकर अपने सोल का स्वरूप नहीं जानेंगे और ऐसी अच्छी ये पर्याय में ही हम, जैसे वो बाकी के जीव मूड हो जाते हैं, वैसे मैं भी उसी में मूड हो जाऊंगा, तो फिर मेरा और मुझ में और उनमें कुछ फर्क नहीं होता है। इसलिए एक यानी जिनवानी की स्तुति करते हैं ना शास्त्र की, तो उसके आखिर में यही कहते हैं, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। पकड़ में आया? धर्म पंथ, धर्म तो समझ में आया, यानी धर्म को हम अगर अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तो नर माने मनुष्य अवस्था, ये किसके समान है? तिर्यंच माने एनिमल्स। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड द एनिमल। वाई? बिकॉज ही डजेंट हैव एनी धर्म नाम की चीज़ उसके पास, एंड वो समझता ही नहीं। अगर मैं मनुष्य होकर भी धर्म ना समझूं, हु एम आई, ये नहीं समझता हूँ, और इस पर्याय में ही मैं मूड होता हूँ, ये मैं हूँ, मेरी है, तो मेरी अवस्था और वो अवस्था में कोई डिफरेंस नहीं रहे। इसलिए जब वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, ये हमने समझा है, ऐसी वस्तु है ना, द्रव्य गुणमय होते हैं, गुण द्रव्य और गुण की पर्याय होती है। तो यहाँ इस एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू में देखे सारे गुण और द्रव्य इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और जब चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू में से क्या दिखाई देता है, तो पर्याय दिखाई देती है। इस प्रकार से उस वस्तु की रचना होती है ना। इस स्थूल उदाहरण मैंने पर्याय का दिया, अब एक रह गया है मूल ऊपर का, यानी वही मेन था। इटर्नल व्यू से परमानेंट है, the soulness, constant, pure, knower, five sense organless. ओके। फिर changeable point of view से temporary है, status of completely pure, moksha, beginningful, endless, pure, five sense organless, omniscient, सर्वज्ञ, omniscient यानी सबको जानने वाला। तो ये है पर्याय दृष्टि से अच्छी अवस्था।
यानी जहाँ सेंस एंड ऑर्गनलेस, यानी 5 ऑर्गन्स के माध्यम से जो सेंस होता है उससे रहित, है ना, मोक्ष, प्योरिटी, यानी जो यहाँ है वही वहाँ प्रकट हो गया है। यानी जैसा एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना स्वरूप होता है, वैसा ही उस जीव ने उस विषय को, यानी द्रव्य गुण को आश्रय करके, यानी जो प्योर सोल है उसका ध्यान करने से उसकी पर्याय में वो मोक्ष अवस्था वैसी ही प्रकट हुई है जैसी यहाँ है। बस डिफरेंस कहाँ आया है? ये अनादि अनंत है, वो सादि अनंत है। यानी ये शुरुआत इस इधर की जो है ना, ये एटर्नल पॉइंट, वह बिगिनिंगलेस है और एंडलेस है, लेकिन वो वहाँ पर बस इतना चेंज हुआ, वहाँ बिगिनिंग है लेकिन एंड नहीं। तो वो बिगिनिंग, लेकिन वो भी पर्याय है। तो मुझे अगर वो बनना है तो मुझे उसको देखकर मैं वो नहीं बनूंगा। यानी भगवान की पर्याय, यानी भगवान जो अवस्था वो पर्याय है ना, प्रकट हुई उस वहाँ उस बाजू, तो वो जो प्रकट हुई है उसका मैं ध्यान लगाऊंगा तो भी मैं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। मुझे ध्यान लगाना होगा इसी का, जो भगवान बने हैं आज तक, जो गॉड बने, मोक्ष चले गए हैं, उन्होंने इसी का आश्रय लिया है और आज भी वो वहाँ पर बैठे हैं तो इसी का आश्रय लेकर बैठे हुए हैं। तब जाकर उनकी पर्याय में वो अवस्था प्रकट हुई है जहाँ सिर्फ हैप्पीनेस, नॉलेज, कॉन्शियसनेस एंड सोलनेस इतना ही रहता है। फिर वहाँ पर खाने का, सोने का, बोलने का, आने का, जाने का कोई विकल्प नहीं, एकदम मस्त। और कितने काल के लिए? एंडलेस, है ना। इस प्रकार से वो द्रव्य गुण पर्याय से बनी हुई वस्तु होती है। अब इसके आगे जो द्रव्य गुण पर्याय से बनी हुई वस्तु है वो कितने हैं, है ना, क्योंकि हमें ध्येय का निर्णय करना है। तो उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कि यहाँ ऐसी वस्तुएं कितनी होती है जो द्रव्य गुण पर्याय से बनी, तब जाकर मैं मेरी वस्तु का निर्णय कर पाऊंगा। नहीं तो ऐसी द्रव्य गुण पर्याय से बनी हुई किसी भी वस्तु का मैं ध्यान करूंगा तो मुझे थोड़ी ही अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलने वाला है, रियल हैप्पीनेस और कांस्टेंट हैप्पीनेस आई विल नॉट गेट इट। सो दैट इज व्हाई वी आल्सो शुड नो कितने पदार्थ हैं। अब ये द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य से हमने बेसिक्स उस वस्तु के पक्के कर लिए। सुनीता का की और ज़्यादा आपके पक्के करेंगे शाम को, है ना। आप भी थोड़ा पक्का कर लेना। कल हम फिर 6 द्रव्य के माध्यम से और 7 तत्व के माध्यम से अपना ध्यान का विषय जो अपने को ध्येय रखना है, दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर। फिर ध्यान के पास पहुंचते हैं।